हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहाँ पर हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणों के बारे में बात की थी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर हमने बच्चों यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है, जलता है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में हमने बात की थी। बेकिंग सोडा और विनेगर की जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए बच्चों, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो रासायनिक परिवर्तन, इनके क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जंग लगना, इसकी प्रोसेस थोड़ा बहुत हमने देख ली थी। फिर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे थे, यानी कि मैग्नीशियम पट्टी या मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तब क्या होता है। एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको कि हम राख भी कहते हैं। तो व्हाइट पाउडर ये होता है, और इस व्हाइट पाउडर को यानी कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर हमने बात की थी कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच जब कोई प्रोसेस होती है, अच्छा, इस प्रोसेस में जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि खुद उसकी पोजीशन पर चला जाता है और बना देता है आयरन सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग से अलग हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। और कॉपर जो है वो हमें उस कील पर, वो जो भी हमने आयरन का जो भी हमने टुकड़ा डाला है उस पर डिपॉजिट दिखता है, ठीक है, ब्राउन कलर का कॉपर हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने किया क्या बच्चों, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें डाल दी एक आयरन की नेल, यानी कि कोई भी आयरन की नेल डाल दें या हम कुछ और भी आयरन का कोई भी चीज हम डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल एक डाल दी। फिर ये आयरन नेल यानी कि ये जो आयरन है बच्चों, ये आयरन जो है, ये आयरन क्या करेगी, कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और कॉपर की जगह पर आ जाएगी। और कॉपर कहाँ चला जाएगा, आयरन की जगह पर। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये कॉपर जो है ये हमें दिख रहा है, दिख रही है ना, अभी तो ये कील का कलर आप देख सकते हैं कैसा है। अब देखो ये कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। तो ये जो ब्राउन है बच्चों, ये जो ब्राउन है यही क्या है, यही कॉपर मेटल क्या हो रखा है, इसमें डिपॉजिट हो रखा है। ठीक, चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, फिर हमने बच्चों बात की थी कि सिरका और बेकिंग सोडा, सिरका यानी कि विनेगर, जिसमें बच्चों विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH जिसे हम कहते हैं। तो एसिटिक एसिड होता है, इसको जब बेकिंग सोडा में डाला जाता है या सिरका में जो है एक चुटकी बेकिंग सोडा जब हम डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, इससे जो है बुलबुले निकलते हैं। हमने सिंपली क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है बच्चों, ये है हमारा विनेगर यानी कि सिरका, जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें है एसिटिक एसिड। अब इस सिरका में हमने डाल दिया थोड़ा सा, क्या डाल दिया, एक पाउडर, क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग, हाँ बेकिंग सोडा। अब हमें क्या दिखेंगे कि यहाँ पर बुलबुले हमें दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे, ठीक है, बबल्स दिखेंगे। अब ये जो बबल है, ये बुलबुले जो हैं, जो हमें दिख रहे हैं, ये बुलबुले कैसे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब हमें इसकी क्या करनी है, पुष्टि करनी है।
यानी कि इसका कॉन्फर्मेशन करना है कि उत्पन्न गैस, तो कैसे किया जाएगा बच्चों? तो जो गैस उत्पन्न हो रही है उसे हमें ताजे तैयार जो चूने का पानी है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर से गुजार कर की जा सकती है। तो हमें क्या करना है, इसको लाइम वाटर से इस गैस को, ये जो बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो गैस है इसे हमें क्या करना है, लाइम वाटर से पास कराना है। लाइम वाटर से पास कराने पर अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है यानी कि दूधिया हो जाता है, तो हमारा ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया, यानी कि इसे पास करवाया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके कारण यह कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाता है। तो हमारा टेस्ट यही था ना कि दूधिया होना चाहिए। दूधिया अगर हो गया यानी कि मिल्की अगर ये हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंफर्म हो जाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। ठीक, तो यहाँ पर ये लाइम वाटर हो जाता है मिल्की, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। ठीक, चलिए, तो ये जो इसकी जो रिएक्शन है बच्चों, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव कैल्शियम कार्बोनेट और H2। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन पूरी लिख सकते हैं। बाकी इसको चलिए अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। अब हुआ क्या, हमने इसमें ये जो मिक्सचर है इसमें हमने लिया विनेगर और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पर बबल्स दिखे हमें। फिर ये जो बबल्स है, ये जो गैस है, ये गई इसके थ्रू इस सेकंड टेस्ट ट्यूब में। इसको मान लेते हैं ये है टेस्ट ट्यूब ए और ये है हमारी टेस्ट ट्यूब बी। तो इसके थ्रू ये गए टेस्ट ट्यूब बी में। अब टेस्ट ट्यूब बी में क्योंकि यहाँ पर क्या था बच्चों, लाइम वाटर था, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, लाइम वाटर था, यानी कि चूने का पानी था। ठीक है, लाइम वाटर था यानी कि चूने का पानी था। ठीक, अब जैसे ये गैस इसमें आई, जो भी वो गैस थी, अभी हमने माना नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कॉन्फर्मेशन हो जाएगा तब हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ठीक, तो चलिए, तो जो भी ये गैस थी ये इसमें हमने पास करवाई। ठीक है, इसमें हमने पास करवाई। पास करवाने पर हमने देखा ये जो लाइम वाटर है ये कैसा हो गया है, लाइम वाटर हो गया है दूधिया, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है और लाइम वाटर कैसे हो गया, दूधिया, यानी कि हम कह सकते हैं इसको मिल्की। लाइम वाटर हो गया है मिल्की। तो इससे पता चलता है कि ये जो गैस थी वो कौन सी थी, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्फर्मेशन टेस्ट भी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका कॉन्फर्मेशन भी कर सकते हैं कि वो जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। ठीक, चलिए, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो वो जब जलती है तो पॉप साउंड से जलती है। तो कोई और गैस होगी तो वो पॉप साउंड से नहीं जलेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस है तो पॉप साउंड से जलती है, तो उसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट भी उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, खैर उसको हम आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इस डायग्राम की मदद से ही आप पूरा टेस्ट में क्या हुआ, क्या क्या हमने कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आप ये अच्छे से इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहले आपको खुद से करना है, फिर यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराती हूँ। खैर आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि यही टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक पढ़ते पढ़ते अगर हम साथ साथ क्वेश्चन करते हैं तो हमें आसानी से आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है जब आप सिरका, जिसमें उपस्थित होती है बच्चों एसिटिक एसिड, को बेकिंग सोडा, जिसमें है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, के साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, या नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, या हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका कि कौन सी गैस का यहाँ पर निर्माण होता है? चलिए, तो हमने अभी पढ़ा कौन सी गैस होती है वो, क्या वो हाइड्रोजन गैस यानी कि ऑप्शन डी है, क्या वो नाइट्रोजन गैस यानी कि ऑप्शन सी है, क्या वो ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन गैस है, या वो ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? वो है बच्चों ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी पढ़ा कौन सी गैस थी वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। सिंपल। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर पूरा चैप्टर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑक्सीजन गैस थी या कार्बन डाइऑक्साइड थी या हाइड्रोजन थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ेंगे आगे जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जो टॉपिक जब पढ़ा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें उसी समय कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहने चाहिए। चलिए, तो इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, एक सुरक्षा कवच के बारे में बात करें, जिसको हम कहते हैं ओजोन। OZONE, तो नाम आपने सुना होगा ओजोन। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, ओजोन इस विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन ओजोन से अलग है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन ओजोन से अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? फॉर्मूले से आप ध्यान रख सकते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? O2। वहीं अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन, तो इसे कहते हैं ओजोन। आपको ध्यान ये रखना है। अगला, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब जो हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के बाहर की जो लेयर है, हम कह रहे हैं कि जो सन है, ठीक है, सन की किरणें जो है हमारी अर्थ पर पड़ती हैं, बिल्कुल पड़ती है ना, तभी तो रोशनी आती है, धूप आती है ना, प्लांट्स को लाइफ मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमारा जो जीवन है वो चल किसकी वजह से रहा है? सूर्य की वजह से चल रहा है, क्योंकि सूर्य में अगर लाइट ना हो तो प्लांट्स नहीं होंगे, हमेशा अंधेरा रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो एक तरह से हमारा जो जीवन है वो किस पर टिका हुआ है? सन पर भी टिका हुआ है। अब सन से जो रेज आती है, ठीक है, तो वो अर्थ पर गिरती है। क्या वो डायरेक्टली अर्थ पर गिरती है? डायरेक्टली वो अर्थ पर नहीं गिरती। फिलहाल के लिए हम इसको बेसिक समझेंगे कि सन से जो रेज आती हैं बच्चों, उनमें बहुत सारी हार्मफुल रेज भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, बहुत सारी रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। ठीक है, जिनसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऐसी रेज आती हैं। लेकिन अर्थ के बाहर एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। वो ओजोन लेयर हार्मफुल रेज को क्या करती है? बाहर ही रोक देती है और बाकी रेज को अंदर पास होने देती है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी कि ये जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज भी क्या, ये हार्मफुल रेज को रोक नहीं पा रही और हार्मफुल रेज भी क्या हो रही है? यहाँ आ रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बच्चों, हमारी जो अर्थ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से, पेड़ काटने की वजह से। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, एक पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना है, फिर ज्यादा मात्रा में जो हमारे फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका उपयोग करना, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी बहुत ज्यादा फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है, जहां से भी बहुत ज्यादा पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो हमारी क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ओजोन लेयर पर एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल भाषा में हमने समझ लिया। चलिए, अब इसको आगे यहाँ पर समझते हैं।
चलिए, तो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य के आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन इस विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन और ओजोन अलग अलग है ना। ऑक्सीजन क्या है, ओजोन से अलग है। ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला हमने कहा O2 है, और ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 है। ओजोन के टूटने की प्रक्रिया को एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। अब ओजोन का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तब ये ओजोन टूट रही है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम बच्चों, जो ओजोन की टूटने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन मानते हैं। यदि ओजोन पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित न करे तो यह विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगा। इस विकिरण की उपस्थिति हमें और अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिंपल वही कि यहाँ से सन से जो ये हार्मफुल रेज आ रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, अगर ये जो हमारी ओजोन लेयर है इसे अब्जॉर्ब ना करे, इन रेस को अब्जॉर्ब ना करे, तो ये रेस क्या होंगी, सीधा हमारी पृथ्वी की सतह पर गिरेंगी और हमारे लिए और अन्य प्राणियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि स्किन कैंसर जैसे बीमारियां भी इससे होती हैं, ठीक है, जो रेज अगर डायरेक्टली पड़ती हैं। चलिए, इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके बाहर से ओजोन की एक लेयर होती है जो सन से, जो ये सन है, सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज है, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज है, उससे हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, कैसे, इन रेस को अब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं इन रेस को। बाकी जो वैसी रेज होती हैं वो हमारी अर्थ पर आती हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों ये धीरे धीरे, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो ओजोन की लेयर है ये डिप्लीट होती जा रही है, तो ये क्या करेगी बच्चों, अब इतनी समर्थ नहीं होगी कि ये सारी अल्ट्रावायलेट रेज को रोक सके, है ना, अब्जॉर्ब कर सके। तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आएंगी तो क्या करेंगी बच्चों, हमें स्किन कैंसर, या कैटरैक्ट जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, तो जैसे कि हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में ये जो CFCs होते हैं हमारे, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो ओजोन की लेयर है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट हो रही है यानी कि धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अब पतली होती जाएगी, जितनी पतली होती जाएगी यानी कि ज्यादा यूवी रेस को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिस वजह से यूवी रेस क्या होंगी बच्चों, पृथ्वी पर आएंगी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमने कहा बच्चों कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये पाए कहाँ जाते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों ये जो हमारे AC होते हैं, जो AC का उपयोग हम करते हैं, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज का हम उपयोग करते हैं, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं, तो उनसे भी बच्चों ये सारी गैसेस निकलती हैं, जो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बन रही हैं। अच्छा, सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कुछ HCFCs भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहा जाता है। फिलहाल आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे कम कर सकते हैं, देखो,
हमें क्या करना है, ज़्यादा इन जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही जो है ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक, चलिए, तो फिलहाल हमने यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा। ओजोन लेयर है क्या, ओजोन लेयर हम क्या कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन से क्या है, डिफरेंट है। ओजोन लेयर हमें कौन सी हार्मफुल रेज से बचाती है, कैसे बचाती है, उन रेज को ऑब्जॉर्ब करके। अगर वो रेज अर्थ पर आती हैं तो उनसे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। और वो कौन कौन सी गैसेज हैं वो भी हमने यहाँ पर देख ली है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आयरन में जंक लगने की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो यह प्रतिक्रिया करता है। ठीक, तो आपने देखा होगा अपने आसपास लोहे की, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा लोहे की जो ग्रिल्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा लोहे के बहुत सारी चीजें घर में उपलब्ध होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो इस तरीके से जो है रेडिश ब्राउन होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जब वो लंबे समय तक एक्सपोज रहती हैं एयर और वाटर के साथ, यानी कि लंबे समय तक जब वो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में रहती हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये उनके साथ रिएक्ट करती हैं और ये जो प्रक्रिया है जिसे हम जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं, तो ये प्रक्रिया तब होती है। इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब लोहा ऑक्सीजन और पानी, अच्छा आपको ध्यान रखना है सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, दोनों एक साथ, पानी और ऑक्सीजन, या हम कहें मॉइस्ट एयर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मॉइस्ट एयर में दोनों चीजें आ गई, जिसमें क्या है, वाटर वेपर भी है और क्या है, एयर भी है। ठीक है, एयर में तो ऑक्सीजन है ही। चलिए, तो लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो यह प्रतिक्रिया करता है और इसके ऊपर लाल रंग का पदार्थ बन जाता है, लाल रंग, या हम कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, लाल रंग का कलर, लाल रंग का पदार्थ बन जाता है। इसे जंग कहते हैं, जंग हम इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे रस्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना कहा जाता है। तो सिंपल इसे कहते हैं हम रस्ट, जंग यानी कि रस्ट, और प्रोसेस है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल Fe होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ O2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करता है, कौन, हमारा ये जो आयरन है Fe, ठीक है, ये O2 और H2O के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता है इसके सरफेस पर। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O गिव्स 2Fe2O3 डॉट H2O। ठीक है, चलिए, ये इसका इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं। अब आवश्यक कारक क्या क्या हैं जंग लगने की प्रक्रिया के लिए, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी, ऐसा हमने पीछे भी कहा, ऑक्सीजन और पानी, या हम कहते हैं जलवाष्प, दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोनों होने चाहिए, O2 और H2O हो, या हम कहते हैं मॉइस्ट एयर, सिंपल अगर हम कहें मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। हवा में नमी की अधिक मात्रा जंग लगने की गति को बढ़ा देती है, और जितना ज्यादा मॉइस्ट एयर होगी, यानी कि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितनी ज्यादा नमी होगी, उतनी ज्यादा इसका जो रेट है, जंग लगने का जो रेट है, जो गति है, वो और ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ आवश्यक कारक हो गए जंग लगने की प्रक्रिया के लिए। फिलहाल आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज हमने जंग लगने की प्रोसेस को पढ़ा कि जो
जंग लगता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, वो कैसे होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों कंडीशन नेसेसरी होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर क्या है, कैसे डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर काम क्या करती है। जो हार्मफुल रेज हैं उनको अब्जॉर्ब करती हैं। वो हार्मफुल रेज कौन सी हैं और कौन सी गैसेज हैं जिनके कारण ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। और अगर ये जो हार्मफुल रेज है, जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, तो ये अगर अर्थ पर आ जाती है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम या कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमने आज अच्छे से डिस्कस किया। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।